अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। शहर कराची बदइंतज़ामी और इंतज़ामी गफलत जिसकी वजह से शहर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। शहर कराची डूब गया। 1.5 करोड़ जायद जो ऑफिशियल आबादी बताई जाती है, डूब गया ये शहर। कोई पुरसाने हाल नहीं। वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत मुसलसल दावे करती रही। इन दावों के बरक्स हकीकत कुछ और ही नजर आई। इस शहर को डूबता हुआ देखा, इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह होते हुए देखा, लेकिन हमने देखा कि हुकूमत बार बार की वार्निंग्स, बार बार पेशगी इत्तलात के बावजूद, ये पहली बार नहीं, ये छठा मानसून स्पेल था। 30 अगस्त को दोबारा एक मानसून स्पेल कहा जा रहा है कि आएगा, लेकिन हमारी हुकूमतें बेबस हैं। उनके पास कोई हल नहीं है कि किस तरह से इस मसले को हल कर सकते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार। अब तो बहुत सी प्रेडिक्शंस और फोरकास्ट के जरिए हर शहरी को पता होता है कि कब बारिश आएगी, कितने मिलीमीटर बारिश आएगी और उससे कितना नुकसान होगा, लेकिन इसके बावजूद कोई तैयारी हमें नजर नहीं आई। सिर्फ दावे नजर आए, जबानी जमाखश नजर आई और कुछ नहीं। यहाँ की मुकामी हुकूमत की बात करें तो मेयर तो खुद हमें देखा कि उनके आखिरी दिन है और वो रोते हुए नजर आए। सिंध हुकूमत की बात करें तो उससे तो कोई ज्यादा तवक्कुआत रखता नहीं। वफाकी हुकूमत ने जो यहाँ से वोट भी लिए, MNAs बने, उनके बार बार नोटिस लिए, कमेटीज, अहकामात, वफाकी इदारों को हुक्म दे दिया, अलर्ट जारी कर दिया, ये मुहिम चला ली। इसके अलावा किया आखिर क्या है? पहले आपको बताते हैं शहर कराची में जो बारिश हुई इसके नंबर्स क्या रहे। हमने देखा कि इससे काफी रिकॉर्ड्स टूटे बारिशों के हवाले से। कराची में जो सिलसिला शुरू जो था वो 24 अगस्त से शुरू हुआ। 24 अगस्त से जो मानसून सिलसिला शुरू हुआ, इसके बारे में कहा गया कि 27 अगस्त तक जारी रहेगा। अब कहा जा रहा है कि 28 अगस्त तक जारी रहेगा। और जो इसमें ये फौरी तौर पर महकमा मौसमियात की तरफ से, जिस तरह मैंने कहा कि पेशगी अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी कर दी गई थी। मंगल को कराची में सब में ज्यादा बारिश जो हुई वो PFSL बेस के इलाके में हुई, जहां 118 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड जो है हमने देखा सामने आया। शहर में इस बारिश के नतीजे में अगस्त के महीने में एक मुकाम पर महीने में सबसे ज्यादा बारिश का नया रिकॉर्ड भी कायम हुआ। कराची में माह रवां जो इस वक्त अगस्त का महीना है, इस दौरान अब तक 345 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पहले अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा बारिश अगस्त 1984 में हुई थी, जब फैसल बेस पर 298.4 बारिश रिकॉर्ड की गई थी। कहा जा रहा है कि तकरीबन 30 साल रिकॉर्ड इस सिलसिले में टूट गया बारिश का। और ये हमने देखा कि इस वक्त बारिशें बड़ी खतरनाक हुई शहर में, लेकिन बारिशों की पेशगी इत्तला थी। तैयारी आखिरकार क्या हुई? मैंने वफाकी हुकूमत की बात की। आज भी अली जैदी साहब नजर आए कि वो एक जगह गए, उन्होंने जाके वहां पे खिताब किया, अवाम को नई उम्मीद दिलाते हुए नजर आए कि कमेटी का क़याम हो रहा है, उससे बहुत से मसले हल होंगे। लेकिन वफाकी हुकूमत पहले ऐलान करती है नालों की मुहिम की सफाई का। पिछले साल अली जैदी साहब ने बाकायदा ये तक ऐलान किया कि 1 हफ्ते में कराची को साफ कर देंगे। उन्होंने दावा किया कराची साफ हो जाएगा, कराची के तमाम बरसाती नाले साफ करके दिखाएंगे, कराची को गंदगी से पाक कर देंगे। वफाकी हुकूमत के इश्तराक से क्लीन कराची मुहिम का आगाज कर दिया, डोनेशन इकट्ठा करना शुरू कर दी। मुल्क के अहम सरकारी निजी इदारों के जो शोबिज़ स्टार्स हैं उनकी जानिब से भरपूर हिमायत का ऐलान भी हो गया। सिलसिले में उनके वीडियो पैगाम आने शुरू हो गए। ये ऐलान हुआ, नालों की सफाई मुहिम का आगाज हुआ वफाकी हुकूमत की तरफ से। और इसके बाद फिर अली जैदी साहब ने एक ट्वीट भी की जिसमें उन्होंने बताया कि जी द अटैच वीडियो ऑफ गुजर नाला, उन्होंने वीडियो अटैच की गुजर नाले की। उन्होंने कहा इट इज गुड इनफ टू शट अप ऑल दोज लाइंग टू द मीडिया व्हाइल यू साउंड लाइक एम्प्टी वेसल्स दैट मेक नॉइज, वी आर फोकस्ड ऑन द टारगेट, मस्ट कॉम्प्लीमेंट FWO फॉर द अमेजिंग एफर्ट्स इन सच लेस टाइम एंड लो कॉस्ट। तो इन्होंने दावा किया कि इन्होंने गुजर नाला साफ कर दिया। अब ये नालों की अगर सफाई हो गई थी शहर के, और पहले ऐलान हुआ नालों की सफाई का, मुहिम शुरू हुई, फिर बाकायदा इस दफा प्राइम मिनिस्टर ने जो लास्ट बारिश हुई उसके बाद अहकामात जारी किए और NDMA ने FWO के इश्तराक से यहाँ नालों की सफाई शुरू करी। इस दफा जो सफाई शुरू हुई उसमें NDMA ने गुजर नाला, CBM नाला, इस वक्त मुआजगोट नाला, इन 3 के हवाले से सफाई शुरू करी। यहाँ से कहा गया कि तकरीबन, जो मेरे पास रिपोर्ट है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, कुछ दिन के वक्त में तकरीबन 30,000 टन जो है कचरा उठा लिया गया। NDMA ने ये दावा। अब ये तमाम कचरा अगर उठा लिया गया तो फिर बारिशों में जो कचरा लोगों के घरों में आया है, हमने देखा कि ये जो पानी था ये सिर्फ बरसाती पानी नहीं था, इसमें गटर का पानी मिला हुआ था, इसमें कचरे मिले हुए थे जो लोगों के घरों में दाखिल हुआ। बहुत सी आबादियां डूब गई। हमने देखा कि कचरा जो था उसमें शामिल था उस पानी में। ये कचरा कहां से आया जब नालों की सफाई हो चुकी थी? क्योंकि 400 छोटे छोटे नाले भी हैं जिनकी सफाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। आज वफाकी हुकूमत ने एक और हमें इस वक्त नई चीज दिखाई। आज असद उमर साहब ने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि रिव्यूड NDMA प्लान फॉर क्लियरिंग नालाज, river beds and solve problem of Karachi drowning every time it rains heavily. Inshallah, we'll have plan approved and work started in September.
completion in 1 year, largest tax-paying city of Pakistan deserves better than what it is facing today. एक नए प्लान की बात असद उमर साहब ने की है जी। वो कहते हैं 1 साल में ये प्लान होगा, वर्कआउट हो जाएगा, सितंबर में काम स्टार्ट हो जाएगा, उसमें नालों की सफाई होगी। वज़ीर आज़म साहब ने भी नोटिस ले लिया, अहकाम जारी कर दिए वफाकी इदारों को। ये आखिर वफाकी हुकूमत क्या कर रही है? सिंध हुकूमत पे तो हम सवाल उठाते ही हैं कि करप्शन है, सारा पैसा कहाँ गया। ये वफाकी हुकूमत कर क्या रही है? पहले नालों की सफाई का ऐलान करते हैं अली ज़ैदी साहब, वो सफाई होती है 1 हफ्ते में, कहते हैं साफ कर दूंगा कराची को। वो कौन सा कराची है जो साफ हुआ? वो ये कराची तो नहीं है जो साफ हुआ। उसके बाद हमने देखा कि एनडीए में 3 नाले साफ करता है, वो 3 नाले तो साफ हो जाते हैं, लेकिन शहर फिर कचरे से डूब जाता है। कचरा ही कचरा पानी के साथ आप देख रहे हैं हर जगह। वो कौन से नाले हैं जहां से कचरा बह रहा है? फिर वो नाले साफ क्यों नहीं हुए? और अब असद उमर साहब कह रहे हैं कि आज वो एक प्लान बना चुके हैं और 1 साल के अंदर एनडीए के साथ मिलकर वो सफाई करने लगे। तो ये आखिरकार चल क्या रहा है शहर के साथ ये हुकूमत, चाहे वो सिंध हुकूमत हो और वफाकी हुकूमत, उसके दावों के बरक्स जो हकीकत हमें दिख रही है शहर में, वो ऐसी क्यों है? क्या हुकूमत खुद बेबस हो चुकी है इस बारिश के आगे? क्योंकि सिंध हुकूमत तो कह रही है कि इतनी बारिश होगी तो शहर तो डूबेगा। तो इसका मतलब शहरियों को इस मुश्किल सूरत हाल का सामना 30 अगस्त को भी करना पड़ेगा जब दोबारा बारिशें होंगी। बड़े अहम तरीन सवालात है कि आप शहरी इस बात को जहन में बिठा लें कि कराची का कोई हल नहीं है, कराची में पानी आता रहेगा और इसका कोई हल नहीं है। मेरे साथ फैसल ईदी साहब मौजूद हैं, समाजी रहनुमा हैं, ज़फ़र समाजी रहनुमा, और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब सीनियर सियासतदान मौजूद हैं। फैसल ईदी साहब, आज आपके साथ भी एक वाक़या हुआ, पहले आपसे पूछेंगे आप, क्योंकि आप खुद भी डूबते हुए, अल्लाह ताला ने आपको नई ज़िंदगी दी, आप कौम का सरमाया है। पानी में गए आप रेस्क्यू करने के लिए, कितना पानी था वहाँ पे, कैसे ये हादसा हुआ और आपने क्या मंजर देखे वहाँ पे फरीद साहब? वालेकुम सलाम। हुआ ये कि ये जो कोरंगी पे जो नदी क्रॉसिंग है ना, वहाँ से हम लोग 8 लोग जो है वो मिसिंग थे। लोग वहाँ के जिनके रिश्तेदार थे वो काफी परेशान थे, तो उनको भी हमने विजिट कराया, सारी चीजें जगह विजिट की। फिर हमने कहा कि हम समंदर तक जाके देख कर आते हैं, अगर हमें कोई मिल जाता है झाड़ियों में या समंदर में कहीं पे भी, तो हम आपको जो है उनको रेस्क्यू करेंगे। 8 लोग मिसिंग थे, उसके लिए हम सर्चिंग कर रहे थे। तो वहां से हम निकले, फिर जब हम समंदर की तरफ पहुंचे तो हमने इरादा किया कि हम आगे की विलेज रेस्टोरेंट है वहां से हम बाहर निकल जाएंगे। तो हम जा ही रहे थे, रास्ते में कि लहरें बहुत ज्यादा जो है वो ऊंची थी और तूफानी, मतलब जैसे कहेंगे ना, लहरें थी, और उसकी वजह से हमारा इंजन बंद हुआ और हमारी किश्ती जो है वो उलट गई, काबू में नहीं थी। और आधे घंटे तक हमारी किश्ती इन्फ्लेटेबल बोट होती है, ये इसमें हवा भरी भी होती है, तो ये जब उलट भी जाती है ना तो ये ऊपर ही रहती है, तैरती है, नीचे नहीं जाती। तो फिर हमने तैर के जो ना कश्ती की जो रस्सियां थी ना, हमने वो पकड़ ली। आधे घंटे तक हम जो है वो तैरते रहे किश्ती के साथ। फिर वहां से करीब से एक मछेरों की कश्ती जा रही थी, हमने उनको आवाजें दी, इशारे किए, तो उन्होंने हमें रेस्क्यू किया। और जो है वो इब्राहिम हैदरी की जो बंदरगाह है वहां तक हमें लेकर आया और हमें अल्लाह ने बचाया, उन मछेरों ने बचाया, अल्लाह ने उनको जरिया बनाया। सही है, ये तो अल्लाह ताला का इस पर करम है कि आप बच गए और इस वक्त हमारे साथ हैं। वैसे सब, लेकिन ये शहर कराची के साथ जो हुआ है इस वक्त ये हाल, आप नहीं समझते कि बार बार हुकूमती दावे हो रहे हैं, बारिश हो रही है, इत्तला दी जाती है, अब बताया जा रहा है परसों बारिश है, हुकूमत फिर ऐलान करती है, अभी वज़ीर साहब ने फिर नोटिस ले लिया वफाकी इदारों को, फिर कह दिया, अलर्ट जारी कर दिया है, कुछ करे कराची के लिए, छोड़ूंगा नहीं शहरियों को अकेला। ये और वजीर आते हैं यहाँ पे दौरे करते हैं, वफाकी वजीर भी आते हैं, सिंध हुकूमत के वजीर सड़कों पे घूमते रहते हैं। तो ये हो क्या रहा है आखिरकार? दावे कुछ और हो रहे हैं, हकीकत कुछ और नजर आ रही है। कोई पुरसाने हाल है भी शहर का फैसल साहब? हाँ, देखें, हमें जो है वो हम सियासी पार्टियों पे और जो भी हमारे पर हुक्मरानी करते हैं, हमने हमेशा इसी तरह देखा ही है, दावे करते हुए, और आगे भी जो है वो उम्मीद है। एक तो हम है गरीब मुल्क, और पड़ोसी हमारा इंडिया इतना असले पे खर्च करता है, जिसकी वजह से हमें भी मजबूरन असले पे अपनी बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे इदारे कमजोर हो जाते हैं और गुर्बत में बहुत इजाफा होता है। तो मेरी तो यही कोशिश है कि अल्लाह इंडिया के हुक्मरानों को अक्ल दे और वो हमारे साथ दोस्ती करें, और जो है वो हम अपना जो बजट है उसको हम इंसानी फलाह की तरफ लगा सकें। लेकिन वैसे आपने मंजर क्या देखे जब आप गए रेस्क्यू के लिए? तो वहाँ पर क्या आपने मंजर देखे, लोगों को बताएं, क्योंकि हमने जो यहाँ पे फुटेजेस देख रहे हैं, आप वहाँ गए ऑन ग्राउंड और जाके कश्ती के जरिए सपोर्ट कर रहे हैं लोगों की, क्या हालत है शहर की इस वक्त? हमारी असल में रेस्क्यू जो टीमें हैं वो कल परसों से ही जो है वो काम कर रही हैं, और कल इसी जगह से हमने तकरीबन 8-9 लोगों को निकाला था, और शहर के दूसरे जगहों से भी तकरीबन 8-9-15-20 के करीब लोगों को हमने रेस्क्यू किया था, जिसमें लांडी और लियारी नदी की दूसरी तरफ की जो साइडें थी और इस तरफ की भी।
तो आज जो है वो अभी भी 8 लोग लापता थे, तो वो बेचारे हमें फोन कर रहे थे। उसमें राजा अजहर हैं, पीटीआई के एमपीए, सिंध असेंबली के मेंबर, वो भी वहाँ, उन्होंने मुझे फोन किया तो हम वहाँ पे गए हुए थे, उनको सर्च कर रहे थे। वो अच्छा, जब कश्ती उल्टी है वो भी मेरे साथ मौजूद थे कश्ती में, और अल्लाह ने उनको भी बचाया, और जो है वो काफी हमारे साथ काम करते रहे रेस्क्यू में। इसके बाद अच्छा, पानी अभी भी है आप जो आप जिन आबादियों में गए, क्योंकि बार बार हुकूमत की तरफ से सिंध हुकूमत तो बार बार कहती है कि बड़ी सड़कें तो हमने क्लियर कर दी हैं, आप जा सकते हैं, वो आबादियों का जिक्र ही नहीं करते जहाँ नशीबी इलाके, जहाँ पानी जमा हो चुका है। तो हम नदी के अंदर काम कर रहे थे। अच्छा, और नशीबी इलाके भी जो है वो डूबे हुए हैं, और ये लांडी की तरफ, और लेकिन अभी पानी कम हुआ है। लेकिन अभी जो इसमें दादू में जो बारिशें हुई हैं, शायद उनका पानी जो है वो तेजी से आएगा, तो फिर अब 1 आध दिन लगेगा उसका आने में, फिर उसकी वजह से भी तूफानी आएगी ये नदियों में। अच्छा फारूक सत्तार साहब, आपसे भी हम जानते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है, हमें फारूक सत्तार साहब से हम बात करते हैं इसके बाद के आखिरकार हल क्या है इन मसाइल का, परमानेंट हल क्या है। बार बार नोटिस अहकामात ये कब तक चलता रहेगा? इस ब्रेक के बाद जानेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात, शहर कराची के जो शहरी हैं उनका खून किसके हाथ पर, कहाँ पूछे, किससे सवाल पूछें। इन बारिशों से अब तक 6 जुलाई से 25 अगस्त तक कितनी हलाकतें हुई, इसके आपके सामने कुछ नंबर्स रखते हैं। तकरीबन डिस्ट्रिक्ट साउथ में, अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बताते जाएं, तो डिस्ट्रिक्ट साउथ में हलाकतें रिपोर्ट हुई जो 6 जुलाई से 25 अगस्त तक मानसून सीजन में रिपोर्ट हुई। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से 4 हलाकतें, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 4 हलाकतें, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में इस दौरान यानी 6 जुलाई से 25 अगस्त के दौरान 2 हलाकतें, और 6 जुलाई से 25 अगस्त तक कराची के डिस्ट्रिक्ट मलीर में सब में ज़्यादा 9 हलाकतें हुई। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में उसके बाद 7 हलाकतें हुई। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो 6 जुलाई से 25 अगस्त तक बारिशों से कराची भर में कुल 30 हलाकतें हुई, जबकि 5 अफराद जख्मी हुए। इन हलाकतों में अगर इनके नंबर्स देखे जाएं तो 14 हलाकतें करंट लगने से और 10 अफराद छत गिरने से, जबकि 3 अफराद डूबने, जबकि 2 अफराद दीगर वजूहात की बुनियाद पर हलाक हुए। अब ये जो 14 हलाकतें करंट लगने से हुई, ये 10 अफराद डूबने से हलाक हुए, ये 30 हलाकतें, ये इस पर कौन जिम्मेदार है इसका? ये नोटिस इसका जवाब है। फारूक सत्तार साहब आपकी तरफ आएंगे। सर, ये क्या यही होता रहेगा? आज फिर वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया है, उनके वजीर यहाँ घूम रहे हैं, वो कहते हैं कि हम कमेटी बना दी है, एक नई कमेटी बन गई, उस पर बैठ जाएंगे, फिर क्या आखिर यही होता रहेगा? शहर के साथ कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा? आएंगे मशीनें लेके नाले साफ करके चले जाएंगे, फिर वही मसला? इन तीनों सियासी जमातों को मौरिद इल्ज़ाम ठहराऊंगा, क्योंकि इस कमेटी के बनने के बावजूद भी इनमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि ये तीनों जमातों के कमेटी के नुमाइंदे किसी एक जगह साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कराची के अवाम को कम से कम ये उम्मीद दिला दें कि इस साल तो हमने मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा करते हुए आपका बेड़ा गर्क किया, आपके शहर को तबाह बर्बाद किया, लेकिन इंशाअल्लाह अगले साल से पहले पहले हम आपके सामने तीनों बहुत पहले इकट्ठा बैठे होंगे, हमारे मंसूबे मुकम्मल हो चुके होंगे, नालों की सफाई हम तीनों मिलकर कर चुके होंगे। कतई नजर इसके कि वफाक की हुकूमत में हम हैं, पीटीआई, सूबाई में पीपल्स पार्टी है, और बल्दियात में अभी तक एमक्यूएम है। आगे इंतखाबात होते हैं तो देखते क्या होता है, या और एमक्यूएम हमारी पार्टनर है। तो मेरे ख्याल में अगर असद उमर अपने किसी मंसूबे का ऐलान कर रहे हैं और वो ट्वीट कर रहे हैं, तो बिल्कुल देखें ये इनके जहन माइंडसेट आपके सामने आ गया। ये तीनों जमातें अलहदा अलहदा अपने कद से, अपने वजन से कहीं ज्यादा कराची पे सिर्फ अपना कब्जा जमाना चाहती हैं और झूठे बुलंद बांग दावे करके ये साबित करना चाहती है कि उनका शेयर कराची में ज्यादा है, और गोया कि वो वाहिद नुमाइंदा जमात है कराची की, जैसे एक जमाने में एमक्यूएम का ये क्लेम होता था, और एमक्यूएम अब भी इस क्लेम से दस्तबरदार नहीं हुई है। वो भी ये समझती है कि वो सबसे बड़ी जमात है। तो पीपल्स पार्टी अपनी ताकत, सूबाई हुकूमत के इख्तियारात, वसाइल जो उसने सारे गस्ब किए हैं बल्दियाती 2013 के कानून में, आइन का आर्टिकल 140 की सरीहन नफी कर देगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं की मट्टी कहीं का रोड़ा, भानमती का कुंबा जोड़ा, इन तीनों सियासी जमातों के अच्छे लोग भी जाया हो रहे हैं। ये पॉलिटिक्स करके, क्रेडिट की सियासत करके, सबकत ले जाने की सियासत करके, और एक दूसरे पे फिर आखिर में इल्जामात लगाकर भी।
तो ये तीनों तो ये कर रहे हैं। अच्छा, इसमें लॉटरी किसकी निकल आई है? इन तीनों जमातों के करप्ट अनाज से, जो कब्जा गिर हैं, जो वसाइल और इख्तियार तीनों के पास है, कुछ ना कुछ है। सूबे के पास सबसे ज्यादा है, मैं मानता हूं, वसाइल वफाक के पास भी कुछ कम नहीं है। लेकिन जो मेयर कराची अब ये मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, ये कोई कराची के लोगों के गम में नहीं, ये इनकी कुर्सी अब 2 दिन बाद जाने वाली है, ये असल में उसके गम में रो रहे हैं। मसला सारा है कि 4 साल बाद मगरमच्छ के आंसू बहाकर क्या आप अगला मेयर एमक्यूएम पाकिस्तान का ला सकते हैं? जबकि नाकिस तरीन कारकर्दगी है एमक्यूएम के किसी भी मेयर की, और एमक्यूएम की सियासी तारीख की, उसकी जिंदगी की नाकिस तरीन और नाकाम तरीन कारकर्दगी। और ढिटाई देखें, अगर कोई गैरतमंद मेयर होता तो गुलजार अहमद शेख ने जब उन्हें कहा कि भाई अब कब जान छोड़ रहे हैं, खुले बंदों ये कह दिया, तो उसके बावजूद ये नहीं कहा कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन गुलजार अहमद शेख साहब आप जो कह रहे हैं उसके बाद भी ये मसाइल हल नहीं होंगे, ये रहा मेरा इस्तीफा, मैं आज ही घर जा रहा हूं, एक रियासती आईनी इदारे ने मुझे कह दिया। तो ये तो इनके अंदर मतलब है कि लोगों की सेंसिटिविटी नहीं है, इन्हें तो 1 साल पहले बंदियां छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये इन तीनों को पता है मसला आखिर है क्या? नालों की सफाई आते हैं, ऐलान करके चले जाते हैं, नालों की सफाई मसला है भी, और 400 नाले हैं, ये तो 3 गुजर नाले से आगे बढ़ते ही नहीं है ये लोग। ये सिंध हुकूमत हो वफाक हो, ये गुजर नाले पर ही अटके रहते हैं। ये बाकी जो छोटे 400 नाले जिनका पानी बहकर पूरे गटर का और कचरा आके आ जाता है शहर में, उधर कौन जाएगा सफाई करने के लिए? और दूसरी बात, नालों की सफाई भी हल है या नहीं है, बल्कि निजाम देना हल है? सीवरेज का निजाम, कचरा उठाने का निजाम, नालों का, बरसाती नालों का निजाम, वो कौन देगा हमें आके? असल अलमिया यही है कि वो कॉम्प्रीहेंशन, वो मसाइल का अदराक, और ये सारे मसाइल एक दूसरे से इंटेग्रेटेड या जुड़े हुए कैसे हैं, और इनकी अलहदा पोजीशनों की वजह से, क्रेडिट की सियासत, इल्जाम तराशी की वजह से, वो अगर मिलकर भी काम कर सकते थे, वो मौका भी उन्होंने अपने हाथ से जाया कर दिया। और आखिर में जो पीटीआई, देखें अली जैदी साहब के जितने दावे आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में बताए, वो पिछले साल उस वक्त आए थे जब कराची को वर्ल्ड बैंक ने रहने यानी नाकाबिले रिहाइश शहर, दुनिया का 5वां नाकाबिले रिहाइश शहर करार दे दिया था। तो उन्होंने कहा था आस्तीन चढ़ा के मैं करूंगा, और 1 हफ्ते बाद वो भी रडार से, मंजर से गायब हो गए थे। तो मेरा सिंपल ये कहना है कि ये इसके हल के लिए बहुत आसान तरीका है कि नालों की सफाई पर ज्यादा से ज्यादा 50 करोड़ लगेंगे। 41 छोटे बड़े अहम नाले, 400 नाले तो यकीनन हैं, लेकिन 41 छोटे बड़े नाले हैं, अगर उनको साफ करें, जो सीवरेज की लाइनें उनमें गई हुई हैं उसको डिस्कनेक्ट करें, जो कचरा गाड़ियां उनमें ट्रैकर लगा के मॉनिटर करें, एक ऑपर कमांड एंड कंट्रोल रूम बने कि ये कचरा गाड़ियां कचरा नालों में फेंक रही हैं या जाम चाकरो जा रही हैं, ये मॉनिटरिंग, सुपरविजन, रेगुलर मॉनिटरिंग, रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग करेंगे तो नाले नहीं भरेंगे। सिर्फ ये बता देना काफी नहीं है कि जब ज्यादा बारिश आएगी तो ज्यादा पानी आएगा, ये नहीं बताया जा रहा, जब ज्यादा पानी आएगा तो ज्यादा नाले भरेंगे, और जब ज्यादा नाले भरेंगे तो साफ नहीं हुए होंगे तो फिर ज्यादा कराची डूबेगा, ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं है, उसकी जिम्मेदारी ले। तो 140A की जो मेरी पिटीशन है उसको ना चलाकर पीटीआई और एमकेएम ने बराबर इस जुर्म में जो है वो बराबर की पार्टनरशिप की है। ये पिटीशन चले असद उमर की मेरी, इससे एक फैसला होगा। आर्टिकल 160 क्लॉज 2 सब क्लॉज डी के तहत डायरेक्ट मरकज से 8वें कौमी मालियाती कमीशन के बाद कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और सारे छोटे बड़े शहरों को डायरेक्ट फंडिंग हो। कराची 3000 अरब रुपए देता है, उसे कम से कम 300 अरब रुपए मिलने चाहिए। सूबे से मरकज से 30 अरब रुपए भी नहीं मिलते हैं, तो फिर तो कोई भी शहर को नहीं चला सकता। अगर 300 अरब रुपए पीटीआई के 14 एमएनए और 30 से ज्यादा एमपीएस अगर ये अपनी पार्टी से और वफाक से नहीं ले सके, और बजट में कराची के लिए कोई एलोकेशन नहीं है, तो फिर नालों की सफाई हो, कचरा उठाना हो, सीवरेज का निजाम, इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन सर ये जो 30 हलाकत सर्कुलर, ये जो 30 लोग मर गए, एक मेरी बात सुन ले आखिरी कि मेरा मुतालबा यह है कि अब कराची वालों से आप टैक्स ले रहे ना, 2 साल छोड़ दें टैक्स ना ले, यूटिलिटी बिल को कम कर दें, सेल्स टैक्स 17 से 9% कर दें, कराची वाले इंशाल्लाह, और ये आफत ज़दा इलाका करार देते हैं, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास जाए या। अच्छा फैसल साहब से मैं पूछूं ब्रेक से पहले, फैसल साहब 30 बंदों की जो हलाकत हुई है,
तो इसका किसके कौन जिम्मेदार है इसका? और ये हर साल हो रही है फैसल अली साहब, आप तो देख रहे हैं, आप तो रेस्क्यू वर्क में होते हैं, किससे पूछे जाके जी कौन किसके हाथ में अपने जो लहू तलाश करे, किसने मार दिया 30 लोगों को, और आखिर कब तक ये होता रहेगा फैसल अली साहब? ये देखें, हम जो है ना सेफ्टी के असूलों को बहुत नजरअंदाज करते हैं। इसकी मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल दूं, बल्दिया फायर फैक्ट्री जो आग लगी थी उसमें 250 पौने 300 आदमी मर गए। वो उसकी जो वजह थी, वहां पे सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। फायर स्केप के जो रास्ते होते हैं उन पे लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, ताले लगाए हुए थे, उन्होंने सेफ्टी को बिल्कुल नजरअंदाज किया था। इतना बड़ा वाकया हो जाने के बाद भी जो है वो पाकिस्तान की फैक्ट्रियों के अंदर, कराची की फैक्ट्रियों के अंदर और दीगर जगहों पर भी आज तक सेफ्टी के इंतजाम नहीं किए गए और ना ही ये सारी तैयारियां की गई। आज भी अगर इस तरह का कोई वाकया होगा तो बेचारे मजदूर जो अंदर फंसे हुए होंगे या जो बेचारे मरे हैं 30 आदमी, इनको सेफ्टी पे बहुत नजरअंदाज किया जाता है। हमारे यहाँ हर कोई सेफ्टी को नजरअंदाज करता है, जिसकी वजह से जो है वो लोग इस तरीके से जो है वो जिंदगियां जाया करते हैं। और इसके लिए मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और अदालतों को भी जो है वो एक्शन लेने चाहिए और इनको लाजमी जो है वो अमल करवाना चाहिए, ताकि हमारे गरीब, हमारे मजदूर, हमारे जो लोग हैं इस तरह से जो मरते हैं उनको इनके मरने को रोका जा सके। तो ये जानों का शायद कोई जिम्मेदार है, कोई है, कहाँ तक, कहाँ किस सवाल का जवाब कहाँ तलाश करें, इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। कि कराची की बिगड़ती सूरत हाल की वजह से माशी अहदाफ भी असरअंदाज हो सकते हैं, किस तरह हो सकते हैं आपको बताएंगे। किस तरह पाकिस्तान की जो हब है, फाइनेंशियल हब, अगर वो नहीं चलता तो किस तरह पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स, रेवेन्यूज, हर चीज़ डिस्टर्ब होती है, ये बताएंगे आपको डिटेल में इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ है वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात, आखिर वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दावे, मुसलसल दावे, पेश की इत्तलात, अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग्स के बावजूद सिंध हुकूमत ना वफाकी हुकूमत कराची शहर के लिए कुछ नहीं कर सकी। आप बात करें तो पूरे सिंध के लिए कुछ नहीं हो सका। आपने देखा कि हैदराबाद हो, मीरपुर खास हो, ठट्टा हो, बदीन हो, इसके साथ थरपारकर हो, हर तरफ तबाही ही तबाही देखी। ये आखिरकार इसका हल क्या हो सकता है, इससे बात करने से कबल आपको पता चले कि बार बार ये समझा गया कि यहाँ पर आकर नालों को साफ कर देना इसका हल है, बल्कि हल ये है जी कि एक निज़ाम देना जिसके बाद गटर की लाइन यानी सीवरेज का निज़ाम अलग हो, बरसाती जो नाले हैं उनका निज़ाम अलग हो, और कचरा उठाने का निज़ाम अलग हो, यानी सॉलिड वेस्ट का निज़ाम अलग हो। और ये जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर तो सिंध हुकूमत की है जो कुछ नहीं कर रही, लेकिन वफाकी हुकूमत भी बार बार आती है यहाँ पर। जब अली जैदी साहब ने पहले ऐलान किया, आए, आकर नालों को साफ करके चले गए, एनडीए में आई, नाले साफ करके चली गई, लेकिन प्रॉपर निज़ाम वज़ा करना वो अभी तक कोई नहीं कर सका। अब इससे नुकसान कितना हो रहा है इसका अंदाजा आपको इससे लगाया जाएगा कि अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो कि इस वक्त वफाकी काबीना में भी हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि इट अपीयर्स दैट बिकॉज ऑफ द हेवी रेन्स पर्टिकुलरली इन कराची आवर एक्सपोर्ट्स कंसाइनमेंट्स आर बीइंग डिलेड। हमारे एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स डिले होना शुरू हो गए, यानी इस महीने के जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारे वो कम होंगे, अगस्त के महीने के एक्सपोर्ट्स कम होंगे क्योंकि शहर कराची बंद पड़ा हुआ है। यहाँ से अब इस वक्त एक्सपोर्ट्स नहीं जा रही, पोर्ट सिटी है और एक्सपोर्ट्स बंद पड़े हुए हैं। कितना बड़ा नुकसान माली होगा, आपको जानी नुकसान तो बताया कि 30 जानें जा चुकी हैं, माली नुकसान भी इससे शदीद होगा। अली जैदी साहब ने जब पिछले साल दावा किया था कि 7 दिन में कराची को साफ कर देंगे, कराची को बिल्कुल एक नया साफ सुथरा शहर बना देंगे, सारे नाले से, उस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उस दौरान भी शायद वो मसला समझ ही नहीं सके थे या क्या जानबूझ के ऐसी बातें कर रहे थे। क्या कहा था, लेट्स हियर दिस। जो 38 स्ट्रॉम ड्रेन्स हैं, जो ड्रेन्स बने हुए थे कि जब बारिश का पानी आए वो बह जाए, वो सारे के सारे चौक थे, कचरे से बंद थे। अक्सर आपकी टीवी चैनल्स के ऊपर मेरे पास आज एक वीडियो भी आई है सुबह कि बच्चे कचरे में गिर के गायब, उनकी लाशें भी नहीं मिलती, वो इतना कचरा जमा हो गया, वो दलदल बन गया है, गटर में गिर गए बेचारे मासूम बच्चे, 2-2, 3-3 साल के गायब। कराची इस मुल्क का फाइनेंशियल सेंटर है, कराची चलेगा तो मुल्क चलेगा, कराची बंद होगा तो पाकिस्तान में को नुकसान होगा। कराची में पोर्ट है, कराची में इंडस्ट्रियल एरिया है, कराची को फेडरल गवर्नमेंट कभी भी बेहाल नहीं छोड़ेगी। जिस हाल में कराची है उसको हमने बदलना पड़ेगा। अब ये जुमला भी सुन के कराची के शहरी शायद तंग आ गए, क्योंकि आज भी वज़ीर आज़म ने कहा है कि कराची के शहरियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आखिरकार अकेला तो छोड़ दिया, बेबस हैं। बारिश आती है, सिंध हुकूमत कहती है हम क्या करें, पानी खड़ा हो जाता है, हम क्या करें। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, नुसरत सैर अब्बासी साहिबा भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, जीडीए की अहम रुकन है, हमारे साथ दोनों अहम शख्सियात मौजूद। ख्वाजा इजहार साहब, अब परमानेंट सोल्यूशन क्या ये कमेटी ढूंढ सकेगी? हम उम्मीद रखें या ये उम्मीद रखना भी गलत होगा कि परमानेंट यानी निज़ाम वज़ा हो कराची शहर के मसाइल का? बहुत इम्पोर्टेंट बात की है आपने।
यही एमसीएम का मुतालबा है। कम से कम चले इस कमेटी ने आगाज तो किया है ना जी। यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं था और सूबे जो है वो रियासत की तरह अपने आप को एक्ट कर रहे थे, तो फेडरेशन ने कम से कम अपना एक इन्वॉल्वमेंट किया। और सबसे बड़ी बात है कि हम सबसे बड़े इत्तेहादी भी हैं और हमारा इत्तेहाद तो इसी बुनियाद पे हुआ ना कि सूबे में तो बदउनवानी, बदइंतजामी, लाकानूनियत उरूज पर है और पीटीआई खासतौर पे वजीर आजम साहब ने एनडीएमए और एफडब्ल्यूओ को यहाँ भेजा। मैं समझता हूँ आगे चलकर हमारे जो गुजरा हैं वो इसके टीओआर मजीद डिफाइन करें और एक जो निज़ाम जिसकी आप बात कर रहे हैं, असल चीज ये है कि सैफान खान निज़ाम चाहिए। निज़ाम एक वक्ती तौर पे तो रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन आगे चल के हमें उम्मीद है विपक्षी हुकूमत से कि वो किसी न किसी निज़ाम को वजह करने में भी अपना किरदार ये कमेटी अदा करेगी। सही। तो ये ख्वाजा साहब निज़ाम वज़ा करने ही नहीं, ये आप क्या कहते हैं, ये जिस तरह कहते हैं जी खान साहब कि हम सीख रहे हैं गवर्नेंस, तो ये अभी 2 साल से तो आ रही वफाकी हुकूमत ऐलान भी कर देती है, कभी नालों की सफाई मुहिम का ऐलान कर देती है, कभी एनडीए में, तो ये सीख रहे हैं, ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं कि आखिर हमें निज़ाम वज़ा करना है। आज भी सदर उमर साहब ने ट्वीट किया कि एनडीए का प्लान है 1 सितंबर से, या फिर ये समझ ही नहीं पा रहे मसले को, क्या है ये ख्वाजा? नहीं, मेरा ख्याल है कराची में हम उनके इत्तेहादी होने के साथ साथ माविन भी हैं। हमें कराची का मसला पता है, कराची वालों को कराची के इश्यूज पता है, हम गाइड करेंगे, हम असिस्ट करेंगे। और कराची का मसला ये कि 20 मल्टीपल सिविक एजेंसी किसी एक शहर के ऊपर हैं, 3 डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, कुछ पता नहीं है, न पुलिस मेरी है, न फकीर मेरा है, न डाकू मेरा है। ये शहर अनगाइडेड चला जा रहा है जो कि एक इकोनॉमिक हब है। तो हम चाहते हैं एक ताकतवर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हो और बाकी जितने भी इदारे हैं, चाहे बोर्ड हैं, चाहे पोर्ट्स हैं, वो भी एक मशावरती बोर्ड के अंदर मेयर को असिस्ट करें, तब ये शहर फलेगा फूलेगा। रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से फेडरेशन को भी डबल रेवेन्यू मैं आपसे बता रहा हूँ मिलेगा और सूबे को भी कोई अफेक्ट नहीं होगा। माँ सिवाय अगर सूबा इस पे जिले बनाकर जो सियासी इजारादारी कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ शहर का नुकसान है, शहर का मफाद नहीं। सही। अच्छा, और यही बात अगर नुसरत साहब आपसे पूछूं कि इसका मतलब ये कि 30 अगस्त को फिर बारिशें आएंगी, फिर शहरी ज़हनी तौर पे तैयार हों कि उन्हें अजियत का निशाना शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि बारिश आएगी तो पानी आएगा, सड़कों पे पानी खड़ा होगा। और सिंध हुकूमत तो वाज़ेह तौर पर कह रही है नुसरत साहब कि पानी खड़ा रहेगा, क्योंकि इतनी बारिशों का तो पानी खड़ा होता है, अगले दिन सुबह फिर हम जो है उसके बाद ड्रेनेज में सफाई होगी और पानी जाएगा। तो मतलब पानी आएगा, सड़कें डूबेंगी, तालाब बनेंगी, कचरा, नाले, सीवेज सब मिक्स हो जाएगा। इसके लिए जहनी तौर पे तैयार होना हमारा मुकद्दर में लिख दिया गया। तो सब हम तैयार रहे जहनी तौर पर। जी सफान बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये मुकद्दर में लिख दिया गया है। और जो कराची का एक सिस्टम है, यानी मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ इदारों के हाथों में कराची के इसका सिस्टम है। अव्वल तो ये एक बहुत बड़ा मसला, हर किसी से जिससे भी आप सैफान ये पूछेंगे वो कहेगा, यही कहेगा कि यहाँ एलडीए है, एमडीए है, कैंटोनमेंट है, अलग अलग इदारे, हर किसी का अलग अलग। जिस तरह अलग अलग सिस्टम अलग अलग इदारों के हाथ में है ना, इसी तरह जो पार्टियां यहाँ पर अपना स्टेक बोलती है ना, हमारा स्टेक है, कराची से हम हैं, इसी तरह उनकी अपनी सोच भी अलग अलग है। अभी अलग अलग सोच, अलग अलग जो सिलसिला है ना, ये इसी वजह से आज तक कराची के मसाइल को हल नहीं किया जा सका। चले भाई 12 साल हो गए, 12 सालों में आज भी अगर आप इनको लेंगे ना बल्दियात के मिनिस्टर को, वो भी ये रोना रो रहे होंगे, भाई इंक्रोचमेंट इतनी हो गई है, ये है सिस्टम ऐसा है। अरे भाई, अगर ये इंक्रोचमेंट 12 सालों के दौरान, अगर आपकी 12 साल की हुकूमत से पहले का दौर बिगड़ा था, तो 12 सालों में भी तो तबाही आई होगी ना। जब से आपकी हुकूमत आई है तब से भी तो ये इंक्रोचमेंट हो रही है, चाइना कटिंग हो रही है, सब कुछ तबाह बर्बाद हो रहा है। तो आपने क्या किया? अगर पहले बिगाड़ था तो आप सुधार लेते, लेकिन चूंकि आप लोग भी इस बहती गंगा से बाकायदा फैजियाब हो रहे थे। इन्हीं के तो सेक्रेटरीज है ना जो भागे हुए हैं मुल्क से, मोराई काका, और अभी रोशन शेख पकड़ा गया, अभी और बहुत सारा। तो ये सारा सिलसिला मिल मिला के ऊपर से निचली सतह पर खाने का सिलसिला है। तो कराची के मसाइल आज भी मैं आपको बता दूं सैफान, हाँ, कराची के लोगों के मुकद्दर में यही लिख दिया गया है कि भाई पानी आएगा, खुद ही सूखेगा, और आपकी जो तबाहियां होंगी उसके लिए फिर आप मेहनत करना, फिर अपना घर बना लेना, फिर वही अपना सामान बना लेना। बाकी ये मत उम्मीद रखना कि जो रूल कर रही होती हैं हुकूमतें, वो कोई आपके लिए ऐसा सिस्टम बना देंगी कि आप अगली बारिश में आप सुकून से अपने घरों में बारिश एंजॉय करेंगे। ना 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 ना, ये नहीं होना,
क्योंकि जो कराची कमेटी भी बनी है ना सैफान, वो भी पार्टियों की कमेटी बनी है। ओ माय गॉड, अगर ये कमेटियां बने और इस तरह मसाइल हल हो कराची के, तो फिर भाई और बना लो, 10-15 कमेटियां बना लो। तो ये आज के बाद अगले साल भी आप और मैं इसी तरह अगर जिंदगी रही तो इस तरह यही सीखेंगे, चिल्लाएंगे, और कई घरों में मातम होगा, कई घरों के हालात खराब होंगे। यही होना है, क्या होना है? मजे करना है, जिससे कमाना है, खाना है। अब मेयर साहब अब चले गए, अब वो एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ, जितना उन्होंने यहाँ से लिया, कमाया, खाया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात हमने जानने की कोशिश करी कि कराची शहर के मसाइल का जो देरीना मसाइल है उनका हल क्या है और परमानेंट हल क्या है। ये नहीं कि नालों की सफाई हो, 2 दिन बाद फिर नाले भर जाएं और ये निज़ाम इस तरह चलता रहे। वो परमानेंट हल क्या है और क्या ये कमेटी वो हल ढूंढ सकती है, ये भी हमने सवाल उठाए। आपका फीडबैक जिसका हम मुसलसल इंतजार करते हैं, उस फीडबैक की रोशनी में हम अपने प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, हमें मौसूल होता है हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।